नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक संबंधित चीजों को कि मैग्नेटिज्म चुंबकत्व से क्या क्या जुड़ी टर्म होती है, उससे क्या क्या जुड़े नियम होते हैं, सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। तो बेसिकली चुंबकत्व कोई ऐसा गुण होता है या वैसा क्वालिटी होता है किसी मटेरियल का जो धातुओं जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। ठीक है, इसको चुंबकत्व कहते हैं। और चुंबक की बात करें तो जिसमें ये गुण, जो ये मैग्नेटिज्म का गुण जिस चीज में, उसको हम लोग चुंबक कहते हैं। जनरली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करता है। वो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ चीजों को देखते हैं इसमें कि जो चुंबक में एक पोल होता है, मतलब कोई भी चुंबक होगा तो उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, और ये नियम होता है कि जब दो चुंबक को आपस में लाएंगे तो जो अगर दोनों का पोल समान हो तो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, रिपल्सन करेगा। और दोनों का पोल अगर असमान हो, अलग अलग हो, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है और साउथ पोल एक दूसरे को दूर भेज रहा है, विकर्षित कर रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चुंबक में हमेशा दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। और नॉर्थ पोल से रेखाएं निकलती है, चुंबकीय रेखा, और साउथ पोल में जाती है। वो इनविजिबल होती है ह्यूमन ऐसे, लेकिन यहाँ से निकल के साउथ पोल में जाती है। अगला देखते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस की बात करते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक एक्सिस दिखता नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है कि साउथ और नॉर्थ पोल को आपस में जोड़ने वाली रेखा को मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल को जो रेखा जोड़ती है ना, जो ये रेखा जोड़ेगी आपस में, उसी को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। जैसे जो यहाँ से ये रेखा आपस में दूसरे को जोड़ेगी तो उसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। कि मतलब साउथ नॉर्थ को एक्सिस पे रखा जाता है कि हमेशा एक्सिस पे रहता है। इस टाइप से मतलब चीजों को समझाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो चुंबक के आसपास का वह एरिया, वो क्षेत्र जहाँ चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ चुंबक रखा हुआ है, तो चुंबक के पास जब भी कोई आप उसको प्रभाव जानने के लिए क्या करिए, आप मान लीजिए यहाँ लोहा ले आइए, तो वो इधर की तरफ हल्का हल्का आकर्षित होगा। तो ये एरिया जहां तक होगा उसी को हम लोग चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। अब एक चीज समझिए कि ये क्षेत्र कैसे समझे। तो जहां तक ये लाइन जाएंगी वहां तो हम उसको चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यही लाइन है जो चुंबक को आकर्षित, चुंबक कोई भी मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा वगैरह, उसको इस तरफ आकर्षित करेगी। ये है एक फॉर्मूला है कि किसी एरिया में, किसी खास एरिया में ये कितना फ्लक्स, मतलब ये जो रेखाएं हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं, कितना पास कर रही है उसको ये बोला जाता है। इसको हम आगे देखेंगे, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसका यूनिट टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, और एरिया का मतलब एरिया का जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स आयरन का फ्लक्स। तो किसी सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाएं, जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे एरिया ले लेते हैं। तो अगर हम लोग अगर ये एरिया लेते हैं या ये सतह लेते हैं, तो यहाँ से जितने चुंबकीय रेखाएं पार कर रही हैं, इस सब को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट वेबर होता है। याद रखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, इसका यूनिट वेबर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा वेबर में दिया रहेगा। आगे चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हमने जो देखा था अभी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये एक एरिया लेते हैं, ये एरिया मान लेते हैं कुछ एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये एरिया है हम लोगों का, इस एरिया से जितना फ्लक्स पास करेगा, जो हम लोग देख चुके हैं फ्लक्स पीछे केस में, ये वेबर, ये देख चुके हैं वेबर। तो जो एरिया पास फ्लक्स पास करेगा उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फ्लक्स डेंसिटी का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जितना पास करें फ्लक्स और बटा में एरिया। तो इसलिए फ्लक्स डेंसिटी इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला ने दिया था डेंसिटी कॉन्सेप्ट को, इसलिए इसका यूनिट टेस्ला होता है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। लेकिन कोई भी चीज डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना वो चीज क्रॉस करे उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे करंट डेंसिटी इसी तरीके से होता है कि पर्टिकुलर एरिया में करंट कितना जा रहा है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर का हम लोग सुनते हैं 4 एम्पियर आवर होता है, 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है कि
एक mm में वो 4 एम्पियर तक जा सकता है, 1 mm एरिया स्क्वायर जो रहता है उसमें। उसी तरीके से आगे चलते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखिए, जैसे ही करंट वगैरह में हम देखते हैं कि करंट ऐसे पास नहीं करेगा, उसको फोर्स चाहिए वोल्टेज के फॉर्म में। उसी तरीके से मैग्नेट, अगर नेचुरली मैग्नेट तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर आप मैग्नेट बना रहे हैं तो आपको उसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स देना पड़ेगा। हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, कि जब भी कोई करंट में, जब भी कोई तार में करंट फ्लो करेगा, धारा फ्लो बहेगा उसमें, तो उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जब करंट फ्लो करेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वही फोर्स जो बना फील्ड करंट फ्लो होने का, करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स बना, जिससे मैग्नेट लाइन निकलना स्टार्ट हुआ, उसी को हम लोग मैग्नेटिक मोटिव फोर्स करते हैं। सिंपल भाषा में जो फ्लक्स को स्थापित करे, जो फ्लक्स नॉर्मली अंदर उसको फ्लो कराए, उसी को हम लोग मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। अब एक चीज समझिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, और कितना बनेगा, जितना यहाँ टर्न होगा। तो इसलिए जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, आई हो गया करंट, जितना फ्लो करेगा उतना ही इसमें से मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट होगा। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न, याद रखिएगा। एम्पियर टर्न, ये अच्छी क्वेश्चन है, कभी आती रहती है कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर टर्न, मतलब कितना एम्पियर करंट जा रहा है पर टर्न से, और जितना नंबर ऑफ टर्न से। उसके बाद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब प्रति इकाई लंबाई में जो एमएमएफ का स्ट्रेंथ होता है, वही होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं एमएमएफ फोर्स की, तो उसमें जितना एरिया निकलेगा, जितना स्ट्रेंथ निकलेगा, वही होता है। एग्जांपल के लिए हम लोग एम्पियर टर्न पढ़े हैं अभी जस्ट, कि कितना टर्न करंट मतलब फ्लो हो रहा है एमएमएफ के लिए, उसको पर उसका हर मतलब जो टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक लंबी ऐसा बना हुआ सोलेनोइड है, तो इसमें ढेर सारा करंट फ्लो हो रहा है और लंबाई भी बहुत है, तो उसका अपना एमएमएफ बनेगा पूरा। लेकिन जितना लंबाई है, उसको अगर हम उसको लंबाई से डिवाइड कर दे, तो वो मेरा पर मीटर का कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ना है, मतलब 1 मीटर में कितना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिलक्टेंस। तो जैसे हम लोग वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि वोल्टेज फ्लो होता है तो उसमें कुछ बाधाएं होती है जहां से करंट पास करना नहीं चाहता है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस रिलक्टेंस होता है कि जब जैसे करंट फ्लो करता है वैसे फ्लक्स फ्लो करता है। तो जैसे जब फ्लक्स फ्लो कर रहा हो किसी मीडियम से और वहां विरोध हो, तो उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस, दोनों सेम होता है। उदाहरण के लिए यहाँ समझिए, ये एक मेटल है या कोई धातु है जिससे आसानी से मैग्नेटिक फील्ड पास करना बिना कोई दिक्कत के, लेकिन जैसे ही यहाँ आता है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पे हवा है, तो हवा का रिलक्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है लोहा के तुलना में। तो यहाँ पे मतलब इसको अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो फ्लक्स का विरोध कर रहा है। यहाँ पे यहाँ आसानी से आ रहा है, यहाँ पे आसानी से नहीं जा पा रहा है, इसके लिए इसको रिलक्टेंस यहाँ बोलेंगे। इसका भी रिलक्टेंस है, इसका भी है, लेकिन जो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसका कम होता है, वहीं पे मतलब अदर यूज से हवा हो गया, प्लास्टिक हो गया, सबका ज्यादा होता है। और रिलक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है R=L×μ×A। एल लेंथ हो जाता है, म्यू परमेबिलिटी होता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे, और ए होता है कि एरिया कितना है। यहाँ पे करंट, यहाँ पे एरिया कितना, वो ध्यान रखिएगा। यूनिट इसका होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। एक वेबर ले जाने के लिए हमको कितना एम्पियर टर्न एमएफ लग रहा है, वो उसका एरिया होता है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या, एमएमएफ क्या था, जो एमएमएफ हम लोग का है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जो हम लोग का एमएमएफ है वो क्या है, वोल्टेज है कि कितना करंट भेजना है, और वेबर क्या है, करंट है। तो बस आप यहाँ से याद रखिए, जैसे आर बराबर फॉर्मूला होता है ना, V/I, V/I, उसी तरीके से आर रिलक्टेंस के बराबरी है। ठीक है, जो हम लोग का आर है वो रिलक्टेंस है, तो जो रेजिस्टेंस रिलक्टेंस बराबर क्या, जो टारगेट इसको भेजता है यानी एम्पियर टर्न इसको भेज रहा हो, और जो जा रहा हो यानी करंट यानी मैग्नेटिक केस में वेबर, यानी एम्पियर टर्न पर वेबर इसका फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं, हम लोग है परमेबिलिटी की बात करें। जस्ट हम बात की थी परमेबिलिटी क्या होता है, तो देखिए परमेबिलिटी को आप ऐसे समझिए,
कोई पदार्थ अपने आप से मैग्नेटिक फील्ड कितना अच्छा से पास करेगा और कितना खराब से पास करेगा, उसी को हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं। तो जितनी उसकी क्षमता होगी परमेबिलिटी, जितना अच्छा से पास करे उतना बेहतर है, जितना खराब से पास करे उतना खराब है। ठीक है। एब्सोल्यूट होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो वहां पे कैसा फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो रेफरेंस ले लिए। और उसके तुलना में जो एब्सोल्यूट लिए हैं जहाँ पे एकदम कोई चीज नहीं, एकदम रेफरेंस है, मतलब वैक्यूम कह सकते हैं कि वैक्यूम में जो फ्लो होता है उसका हम लोग रेफरेंस लिए। अब उसके तुलना में जैसे वैक्यूम मानिए एक हो रहा है, मान लीजिए ये जस्ट सपोज करिए ये कहीं ये वैक्यूम है जहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, उसके तुलना में अगर लोहा में करा रहा है तो उससे कई गुना हो रहा है, उसको रिलेटिव बोलेंगे कि एयर वैक्यूम के रिलेटिव में कितना यहाँ पे किसी मटेरियल में हो रहा है। और दोनों का वैल्यू निकालने के लिए दोनों के परमेबिलिटी को आपस में गुना कराएंगे तो वो परमेबिलिटी होता है। उदाहरण के लिए लोहा का हमेशा परमेबिलिटी जो होगा रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम से मैग्नेटिक फील्ड पास करने में मुश्किलें होती है, लेकिन वही लोहा से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से पास कर जाता है। तो इस चीज को समझिएगा, रिलेटिव मैग्नेटिक जो होता है वो हमेशा ये रिलेशन दिखाएगा कि वो मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे पास करता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा वैक्यूम से और उस मटेरियल से, अगर उस मटेरियल में ज्यादा करता है तो रिलेटिव मटेरियल जो ये रिलेटिव परमेबिलिटी होगा उसका ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा। और अगर वैक्यूम से कम पास करता होगा तो उसका परमेबिलिटी एक से कम होगा। अब मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बहुत कम रिपेल करते हैं, मतलब इस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। देखिए यही कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी एक से कम, मतलब वैसा मटेरियल जिसमें अगर एक वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हो उसके तुलना में इसमें और कम पास करे, उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये वैक्यूम है, यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, लेकिन जब डायमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे तो ये उससे भी कम पास करेगा, ये उससे भी कम पास करेगा बस। तो इस तरीके से समझिए कि ये होते हैं हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये काम आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, विस्मथ और वाटर, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एग्जांपल के लिए समझिए, देखिए आयरन में तीनों इसके अंदर से जाएगा बिना कोई हुए एकदम क्लोज होकर के, लेकिन वही पूछ लीजिएगा मतलब गोल्ड कवर वगैरह तो उसमें ये चीजें थोड़ी दूर दूर जाएगी लाइनें, इसके मतलब उतना इंटरेक्ट नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कट के लाइन निकल जाएंगे बाहर तरफ से। तो वो होता है हम लोग का डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और दूसरी चीज की रिलेटिव परमेबिलिटी इसका एक से कम होता है। ये दोनों चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो हम लोगों ने देखा था कि जो एक वैक्यूम में निर्वात में जो हम लोग का ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है उससे हल्का ज्यादा फ्लो करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन ये सब होता है, ये हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, प्लास्टिक का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन लाएंगे तो ये हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, एकदम हल्का सा, क्योंकि परमेबिलिटी इसका एकदम एक से हल्का ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये बहुत आकर्षित होता है, जिससे मान लेते हैं अगर हम लोग एक सिस्टम बना दिए निर्वात में और वहां पे फ्लक्स लाइन फ्लो करा रहे हैं वैक्यूम में, तो वहां अगर मान लेते हैं 20 लाइन फ्लो कर रहा है तो वहीं यहाँ साला कम से कम 20,000 फ्लो करेगा, वैसा केस बन जाता है। मतलब बहुत अधिक इस मटेरियल में फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का, फ्लक्स का। तो इसलिए इसका जब परमेबिलिटी होगा बहुत ज्यादा होगा, 20, 25, 30 ऐसा होता है, उसकी तुलना में 20 गुना ज्यादा होता है। आराम से मैग्नेटाइज कर सकते हैं और इसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ये सब चीजों को हम लोग मैग्नेट में यूज करते हैं, बनाते हैं। अब कुछ चुंबक के गुण की बात करते हैं। तो देखिए चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि इसका परमेबिलिटी ज्यादा होता है। ये अपने आस अंदर से जो भी मतलब चुंबक हो, ये निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ये सब ना अपने अंदर से आसानी से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लो को पास होने देता है। जब लाइन पास होगा तो इस लाइन में गुण होता है कि हमेशा छोटा होना चाहिए, तो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन इसका में कोई मतलब ही नहीं है, प्लास्टिक वगैरह में कोई मतलब नहीं है। ये कहीं भी लाइन अपने आप रास्ता में जो है वहीं में जाएगा, ये कम बेसी नहीं होना चाहेगा। लेकिन इसे यहाँ देखिए लाइन हमेशा एकदम छोटी दूरी तय करना चाहती है। तो अभी तो चुंबक दूर है, लेकिन लाइन चाहेगा हम छोटी दूरी तय करें, यहाँ से यहाँ तय करें। उसमें नतीजा क्या होगा कि चुंबक चाहेगा कि ये जो लोहा है सब चाहेगा मेरे ही से सब लाइन पास करे,
तो लाइन इधर पास भी करना है इससे और इसके नजदीक भी आना है, इसको मतलब लाइन छोटा भी होना है, तो छोटा होने के लिए चुंबक को ही, ये जो मटेरियल है उसको ही चुंबक की तरफ खींच देगा। इसीलिए बोल रहा है कि चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है। अगला है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप किसी भी चुंबक को हवा में लटका देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में स्थिर रहता है। कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का भी अपना पोल है नॉर्थ और साउथ, इसी वजह से चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ मतलब डायरेक्शन में हमेशा ये रुकेगा अल्टीमेटली, अगर धागा से लटका के छोड़ देते हैं तो। अगला बात करता है रिपल्सन अट्रैक्शन का नियम, कि अगर दोनों का फील्ड समान हो, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों का अगर अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेगा। तो हम समझते हैं कैसा क्या करता है ये चीज। देखिए, अगर यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ठीक है, जो बीच में देख रहे हैं। अब देखिए नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है, साउथ पोल में लाइन जा रही है, यहाँ कहीं साउथ पोल होगा चुंबक के दूसरा छोरा पे, और यहाँ कहीं नॉर्थ पोल होगा चुंबक के इस छोर पे। अब ये लाइन इधर से निकल रही है और यहाँ जा रही है, तो आप समझिए कि ये लाइन यहाँ से निकल रही है और इसमें जा रही है, तो ये लाइन इसी से पास करना चाहिए क्योंकि इसको जाने का भी रास्ता आने का भी रास्ता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ये लाइन है ये इससे पास कर जाएगी, और ये नॉर्थ है, यहाँ से निकल करके ये लाइन यहाँ से निकल करके फिर यहाँ से अपना रास्ता तय कर लेगी, पूरा ये ऐसे सर्किट पूरा करेगी, ठीक है ये, ठीक। लेकिन वही अगर बात करें, अगर ये भी साउथ हो और ये भी साउथ हो, तो इधर से भी लाइन एंट्री कर रही है, इधर से भी एंट्री कर रही है, मतलब दोनों को अपना अपना में खिंचाव हो रहा है, इसलिए ये इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। जैसे नॉर्थ ले लेते हैं, यहाँ भी, तो ये क्या करेगा कि इधर से भी लाइन निकल रही होगी, ये इधर से भी लाइन निकल रही होगी, दोनों एक दूसरे को ढकेल देगा अपने फोर्स की वजह से, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि चुंबक कभी भी एक पोल में नहीं रह सकता। हमने पिछला में देखा है, यहाँ पर देखा है हमने कि कैसे ये दूसरे आपस में जुड़ करके एक नया फील्ड बना लेती है, अपना फील्ड, नया फील्ड का रास्ता बना लेती है। उसी तरीके से कभी भी चुंबक में हमेशा नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं। अब सोचे कि हम तोड़ दें नॉर्थ साउथ को अलग अलग, तो संभव ही नहीं है। आप जैसे ही तोड़िएगा यहाँ से निकलेगी, लेकिन यहाँ से एंट्री करेगी अपने आप साउथ बन जाएगा। तो आप कितनों पार्ट में भी तोड़ दीजिएगा, फिर भी वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप कभी भी चुंबक एक पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब देखिए चुंबक में क्या होता है ना कि जो नॉर्थ पोल हुआ और साउथ पोल हुआ, यहाँ सबसे ज्यादा शक्ति होती है, यहीं पे पूरी लाइन आकर्षित होते हैं और यहीं और दूसरे पोल से निकलते हैं। तो इसीलिए नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो चुंबक की शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म संबंध सिंपल समझिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीजों का रिलेशन वगैरह को जो हम स्टडी करते हैं समझते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत सिंपल चीज है जो याद रखिएगा कि जब भी कहीं से करंट कोई तार में फ्लो होगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये गुण होता है कि जब भी कोई कंडक्टर में, कोई चालक में करंट पास धारा प्रवाह करेगी तो उस धारा प्रवाह की वजह से उसमें करंट यानी धारा उसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत के चुंबकीय गुण दिखने को मिलेंगे। बस ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। अब बात करें कि कुछ प्रिंसिपल जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो प्रिंसिपल की बात करें तो पहला प्रिंसिपल है कि जब भी, मैंने तुरंत बताया था कि जब भी कोई कंडक्टर, कोई चालक, कोई तार में करंट फ्लो कराइएगा आप, इसमें अगर मान लीजिए करंट दे दीजिए बैटरी वगैरह से कहीं पीछे जोड़ करके, करंट अगर इसमें आ गया किसी कारण से तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा।
करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा, ये चीज याद रख लीजिए, ये नियम होता है। दूसरी चीज, अगर कोई कंडक्टर है पहले से और उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, पहला था कि करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तार में, अब क्या है कि कहीं कोई कंडक्टर रखा हुआ है, कोई चालक रखा हुआ है अच्छा कंडीशन में, अच्छे तरीके से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइएगा तो ये कंडक्टर लगा हुआ है, वायरिंग किया हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है, बस ये देखने के लिए मीटर लगाया हुआ है, मीटर इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे वैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा। ध्यान से समझिए, जैसे ही इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे इसमें करंट फ्लो करेगा। तो लेकिन एक कंडीशन इसमें ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ये हर कंडक्टर का चेंज होते रहना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होगा समय के साथ वैल्यू तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स आगे पीछे करते रहिएगा तो इस कंडक्टर में धारा प्रवाह करना स्टार्ट कर देगा, और जो धारा प्रवाह करने में जो फोर्स बनेगा, जो वोल्टेज बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पिछला में था मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो मैग्नेट को मतलब फ्लक्स को फ्लो कराता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे ही इसको आप आगे पीछे करिएगा तो इसमें मूवमेंट, करंट का मूवमेंट स्टार्ट होता है। कैसे होता है वो अंदर काफी चीजें, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जो ये कंडक्टर है इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे ही मैग्नेट आगे पीछे करिएगा तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगा, वो मैग्नेटिक आपस में रिपल्सन अट्रैक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन का, जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उस वजह से इस करंट में, इस तार में, ये जो हमारा कंडक्टर है, ये जो हमारा चालक, उसमें करंट फ्लो करता है। बस ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा वो चेंजिंग होते रहना चाहिए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जी, इसका जो धारा थी, ये फ्लक्स वगैरह हमेशा बदलते रहना चाहिए, तभी जो भी कंडक्टर लगे हुए इसमें फ्लो करेगा करंट। अब हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई ये कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हम जान लेंगे कैसे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और बन रहा है तो कितना बन रहा है, ये कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को दिया था थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जैसे देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर है, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए ही नियम आया था कि राइट हैंड थंब रूल। जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आप अपने अंगूठा को उस डायरेक्शन में करके उस कंडक्टर को पकड़ लीजिए। जैसे देखिए करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो अंगूठा को ऊपर किए और उसको पकड़ लिए, तो जो मेरा मुड़ी हुई अंगुली है, अंगुली जिस दिशा में फोल्ड कर रही है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देख सकते हैं करंट अपवर्ड जा रहा है, हम लोग थंब से पकड़े ऊपर तक करंट डायरेक्शन में और इसका रोटेशन एंगल देख लिए तो हमको समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बाइंडिंग किया हुआ है, तो हर कंडक्टर को जब सिंगली पकड़ेंगे तो समझ में आई करंट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के फील्ड में, अपवर्ड में हमारा फील्ड का डायरेक्शन ये रोटेशन करेगा और नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे होगा। ठीक है, या आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हर, जैसे ये कंडक्टर का लंबाई हो गया और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन निकाल के आप लगाइएगा हर एक तार में, उसको कंबाइंड करके ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ बनता है। अब बात करें, एक फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने क्या किया कि हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक मतलब ईएमएफ बन जाता है। तो बात है कि जो ईएमएफ और करंट वोल्टेज बनेगा तो उसका आपस में रिलेशन कैसा होगा। तो सपोज करिए एक फोर्स है जो किसी कंडक्टर को मूवमेंट करा रहा है, ठीक है, उसमें करंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और उसमें फील्ड की स्थिति क्या है, ये चीज को दिखाने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को दिया। अब कैसे समझिए, आसान भाषा में देखिए, अब हम लोग कुछ पिक्चर ड्रॉ करते हैं इसको समझने के लिए ताकि समझने में आसानी हो। सपोज करिए ये एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये एक साउथ पोल है। ओके, अब ये चीज आपस में जुड़ी हुई है, इधर से मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सिंगल पोल कैसे बना दिए, ये ऐसे जुड़ी हुई, तो यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल,
तो अब क्या होगा, जब ये बन गई है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में फ्लक्स फ्लो करेगा। क्लियर। अब हम दूसरा चीज क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर लिए और कंडक्टर में हम लोगों का करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, और करंट का डायरेक्शन ये है, अपवर्ड है। ठीक है। अब आप चीजों को रिलेट करिएगा, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड लेते हैं, यहाँ केस में समझने में आसानी होगी। हम लोग करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेते हैं, ये डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब आप समझिए, देखिए नॉर्थ पोल, ये फील्ड डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तो जो ये फील्ड है, ये देखिए यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा, जो उंगली है वो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहना चाहिए, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक। तो जो हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में निकल के हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, फील्ड जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि आपको इसमें करंट दिया रहेगा, जो कंडक्टर है इसमें हम लोग बाहर से कुछ जोड़ करके तार वगैरह, इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो करा रहा है, करंट इधर आ रहा है, करंट मिला इधर से एंट्री कर रहा है इस तरफ से और इधर से करंट निकल रहा है, मतलब करंट डायरेक्शन ये है, मतलब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है हम लोग का। ठीक है। अब फील्ड ये हो गया करंट नीचे की तरफ, मतलब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसमें तीसरा चीज बोलता है, अगर करंट फ्लो किया तार में तो तार का अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ध्यान समझिएगा, ये पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है जिसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या किए, एक कंडक्टर लिए, ठीक है, एक कंडक्टर लिए और इसमें बाहर से तार जोड़ दिए, तार में क्या किए, इधर से करंट दे दिए। अब करंट नीचे फ्लो किया, जैसे कि इसमें देख रहे हैं करंट नीचे फ्लो किया, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ और ये एक अपना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये फील्ड का। दोनों मिलके क्या करेगा कि ये कंडक्टर में एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कुछ ना कुछ रिएक्शन बनेगा, रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ भी फोर्स बनेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड है तो। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी का नियम दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। उन्होंने बोला कि अगर ये कंडीशन हो, करंट डायरेक्शन ऐसा हो, तो हम लोग में कंडक्टर में एक ऊपर डायरेक्शन में, जैसे देखिए जो मूवमेंट दिखा रहा है फोर्स, ये जो फोर्स बनेगा ऊपर की तरफ, इसलिए कंडक्टर हमेशा ऊपर की तरफ भागेगा इस कंडीशन में। समझ गए। अब दूसरा केस आते हैं। ठीक है। अब दूसरा केस आते हैं। दूसरे केस में क्या करते हैं कि ये जो तार लगा हुआ है इसमें करंट को बदल देते हैं, ऊपर की तरफ निकालते हैं, तो मेरा करंट ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप फील्ड का डायरेक्शन यही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फील्ड हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे, ये फील्ड मेरा हो गया, करंट मेरा हो गया ऊपर की तरफ, मतलब करंट मेरा हो गया इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे फैलाइएगा और तीनों को 90 डिग्री रखिएगा और उसके बाद अगर जो मेरा इंडेक्स फिंगर है उसको फील्ड के डायरेक्शन में ले आइए और मिडिल फिंगर को आप करंट डायरेक्शन में ले आइए, और उसके बाद देखिए जब करंट आपका अपर डायरेक्शन में होगा, आप हाथ ऊपर घुमाइएगा, तो जो मेरा फोर्स होगा वो फोर्स मेरा डाउनवर्ड आएगा। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन अपोजिट किए तो मेरा फोर्स डाउनवर्ड जाता है। यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम। अगर इसको समझ गए हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है आप वो समझिए। इसमें बोलता है कि आपको कंडक्टर मूव कर रहा है, इसमें क्या, उसमें हम लोग निकाले थे फोर्स, इसमें लोग निकालेंगे करंट का डायरेक्शन। इसमें बोलता है कि अपने राइट हैंड की तीनों उंगली को फैला लीजिए, जो बताए थे मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, और सबको आपस में 90 डिग्री रखिए। और 90 डिग्री रखने के बाद 90 डिग्री रखने के बाद आपको मिला क्या है, आपको मिला है मूवमेंट कंडक्टर के, कंडक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो निकालना होता है। फिर वही एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एक नॉर्थ पोल लेंगे, एक साउथ पोल लेंगे,
इसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम लोग एक कंडक्टर लेंगे, हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर ले लिए। और कंडक्टर में क्या बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक मेरा फील्ड है, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसको डायरेक्शन भी देना उल्टा होगा ना, अच्छा सॉरी, इसको चेंज कर लेते हैं। ये मेरा साउथ है, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ताकि मेरे इस एंगल से बन जाए। साउथ नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पिक्चर में दिया हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने लगा। और कंडक्टर को हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे से एकदम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नियम ये बोलता है कि जब आप कंडक्टर को नॉर्थ, ये इस कंडीशन में मतलब साउथ, देखिए आप फील्ड मिल गया आपको और मूवमेंट ऊपर कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर, जब भी कोई तार, जब भी कोई चालक में अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है और वो बदल रहा है, शुरू में आप ये चालक एक जगह रखे हुए हैं तो नहीं बदल रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ उठाइएगा तो पहली बार में इसके साथ है, फिर कुछ देर में इसके साथ आएगा, कुछ इसके साथ आएगा, मतलब सब में इसमें मैग्नेटिक फील्ड बदलना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बदलना स्टार्ट हो गया, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, वैसा चीज आ जाएगा जो करंट को फ्लो कराएगा। और वो करंट को किधर से किधर फ्लो कराएगा, उसी का नियम देता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि जब आप ऊपर करिएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, जो करंट का डायरेक्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने इसमें फील्ड का डायरेक्शन को इधर रखा है, मूवमेंट ऊपर कर रहे हैं, तो जो करंट बनेगा वो करंट आउटवर्ड बनेगा, नहीं तो करंट बाहर की तरफ इस तार से आएगा। ये होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब एक समझिए, हम लोग जो घर में मोटर लगाते हैं, मोटर क्या करता है, रोटेशन करता है। तो मोटर रोटेशन करता है, उसमें हमको फोर्स मिलता है। तो जब हमको फोर्स निकालना हो तो उसको हम लोग मोटर रूल बोलते हैं, क्योंकि मोटर को फोर्स मिलता है। उसी तरीके से जब हमको करंट निकालना हो, करंट कहाँ से मिलता है, जनरेटर से मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर रूल, यानी राइट हैंड रूल, ठीक है। ये राइट हैंड रूल होता है, यानी जनरेटर रूल होता है। आसान तरीका में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस में लगता है और राइट हैंड रूल किस में लगता है याद नहीं रहे तो एक ट्रिक हमने अपनाया था कि जनरेटर स्टार्ट करने के लिए हम दाहिना हाथ का यूज करते हैं, जनरेटर को हैंडल मारने के लिए। तो उससे समझ सकते हैं कि जनरेटर रूल इक्वल टू राइट हैंड रूल, और जब बच गया लेफ्ट